गुड इवनिंग सबको। मेरी आवाज़ आ गुड रही है? इवनिंग। कोई भी एक काइंडली थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। यस सर, आवाज आ रही ओके, थैंक यू। और स्क्रीन में स्लाइड दिख रहा है? है जी सर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो आज का ये सेशन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 7:30 का टाइम था, 7:30 हो भी चुका है। और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, सबको अपना जो ऑडियो है, ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। और वीडियो जो है, वीडियो को भी अपना ऑफ करके रखिएगा सेशन के दौरान। अगर लास्ट में अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन या कुछ भी सवाल रहता है तो हम लोग फिर 1 to 1 उसको बात कर लेंगे, ठीक है? काइंडली अपना ऑडियो और वीडियो को ऑफ रखिएगा। चलिए। तो प्रीवियस वीक में तो हम लोग जो अपना सेशन स्टार्ट किए थे, तो जस्ट हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग रखे हुए थे कि ये जो सेशन मास्टरिंग द मार्केट का जो ये जो सेशन है, इस टोटल प्रोग्राम में जितने भी सेशंस हैं, उस सेशंस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। जिसमें से स्टॉक मार्केट का बेसिक्स है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जो कि मेजर पार्ट है, जिसके ऊपर से आने वाले समय में आप लोग ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन है, डिसीजन को आप लोग तैयार कर पाइएगा, ले पाइएगा। और इसके साथ साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, जहाँ पे ज्यादातर जो न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर वहीं पे आके फंस जाते हैं कि हम एक्चुअल इस जगह पे क्या करें, क्या डिसीजन लें, अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए किस स्टॉक के ऊपर। और उससे भी एक बड़ा जो पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट का, जिसको कि प्रीवियस वीक में मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रॉफिट गेन्स और ऊपर जाना मार्केट का, आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ग्रीन करना, ये सारा चीज मार्केट के हाथ में रहता है। आपके हाथ में क्या रहता है? लॉस को मैनेज करना। तो अगर आप लॉस को मैनेज करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट में आप 100% नहीं, 200% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ प्रूवन स्ट्रैटेजीज भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। जो कि मैंने अपना जो स्टॉक मार्केट का जो अपना एक जर्नी रहा है, 8.5 9 साल का, तो उसमें मैंने बहुत, जैसे कहावत है कि बहुत कुछ गंवा के बहुत कुछ मैंने पाया है। तो वो प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, और बहुत सारे मेरे जो लिंक में जो है वो लोग भी यूज करते हैं, और अच्छा अपना जो प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो वो प्रूवन स्ट्रैटेजीज भी लाइव जो है, लाइव उसका प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है? और इसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बहुत एक मेजर पार्ट है टेक्निकल इंडिकेटर्स का, और इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का। तो उसमें भी हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि टॉप मोस्ट इंडिकेटर्स कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। और एक्चुअल उसका किस तरह से यूज होता है, सबसे बड़ी बात वही होता है कि उसको हम यूज कैसे करें। तो वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कुछ नया अंदाज में। और इसके साथ साथ आज के डेट में जो एक बहुत ही बड़ा एक हाइप भी कह लीजिए, या बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट आप कह लीजिए, जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। जिसमें बहुत सारे न्यू कमर्स बोलिए, या जो पुराने भी हैं मार्केट में, 1 साल 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग भी फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक जो नॉलेज है, वो फ्यूचर ऑप्शन का बेसिक नॉलेज भी वो लोग गेन नहीं करते हैं। और किन्हीं ना किन्हीं का हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई दोस्त है, कोई एक कोई भी एक पर्सन, यूट्यूब हो या फेसबुक के जरिए से परिचय हुआ है, अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया एक बार दो बार कि देखो मेरा एफएनओ में प्रॉफिट हुआ 50,000 का, 1 लाख का। तो उससे आप इन्फ्लुएंस होके खुद से करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण आप फ्यूचर ऑप्शन में लॉस करना शुरू करते हैं, और बड़ा लॉस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे लेंगे फ्यूचर ऑप्शन का, जिससे कि आने वाले जो समय में आप लॉस करने से जैसे बचे।
स्टॉक मार्केट में सब कोई आते हैं ये थिंकिंग से कि हम पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा, बड़ा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये बेसिक जो थिंग्स है, बेसिक थिंग्स को हम लोग जो नजरअंदाज करके मार्केट में इन करते हैं, तो मार्केट उसका मुआवजा भी हम लोगों के पास से ले लेता है। तो जैसे आप लोगों को देना ना पड़े, मार्केट को ज्यादा फीस ना देना पड़े, इसके कारण ये सब जो बेसिक जो थिंग्स है, ये बेसिक थिंग्स मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे। और उसको अपना ट्रेडिंग जर्नी में जब आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये फुल कॉन्फिडेंस है कि आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडिंग लाइफ की ओर ही अपना जर्नी को बढ़ाइएगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो प्रीवियस वीक का एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ था, उसी को शॉर्ट में मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग जो करने वाले हैं, आज का सेशन में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट हैं, ठीक है, उसमें से जैसे कि सबको ये एक धारणा है, एक थिंकिंग रहता है कि हम लोग एकदम जल्दी से जल्दी उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे कि प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसा लगा के प्रॉफिट आना शुरू हो। ठीक है, चार्ट्स को एनालाइज करना, स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बताइए। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी दीजिए कि वो स्ट्रैटेजी एकदम फेल ही ना हो और मेरा पैसा एकदम जबरदस्त तरीके से जैसे बनना शुरू हो जाए। तो ये बेसिक थिंकिंग होता है मार्केट में एंट्री करने का हर किसी का। लेकिन उससे पहले हम लोग को जो सबसे मेजर पार्ट है वो जानना जरूरी है कि एक्चुअल मार्केट है क्या। मार्केट में जो आप एंट्री कर रहे हैं, तो मार्केट एक्चुअल में है क्या। आप ये क्यों ये सोच रहे हैं कि मार्केट में एंट्री करने के साथ कुछ पैसा अगर हम लगाएं तो वो पैसा लगाने के बाद मार्केट मुझे पैसा दे दे। इतना इजी अगर हर जगह होता, ये जगह अगर इतना इजी होता, तो हर कोई तो अपना काम धंधा छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही एंट्री कर जाता, है ना। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट्स या चार्ट्स एनालाइज करना या स्ट्रैटेजीज के बारे में आने से पहले हम लोगों को एक बेसिक जो थिंकिंग है मार्केट का, स्टॉक मार्केट है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आने वाले समय में आपको उसके लिए मार्केट को फीस देके जानना पड़े, जो कि मैंने किया है। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने भी जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं भी किसी के थ्रू से ही आया था। और आप भी जो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप खुद से नहीं आए हैं, आपको कोई लाया है। मुझे भी कोई लाया था। प्रॉफिट का एक जो क्या बोलते हैं, सपना देखा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, एक्चुअल में होता है। लेकिन अगर आप सही वे में अगर जाते हैं, सही वे में अगर आप अपना मार्केट को टाइम देते हैं, तो ये प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3 मंथ्स का टाइम हम लोगों का यहाँ पे इस प्रोग्राम में है। ये 3 मंथ्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आज का सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट एक आप थिंकिंग कीजिए, आप लोगों में से हर कोई जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे अगर आसनसोल दुर्गापुर के आसपास में है, तो जैसे हम लोग जाते हैं जंक्शन मॉल जाते हैं, या यहाँ पे है आपका सेंट्रम है, या गैलेक्सी मॉल है, तो हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, बड़ा सुपरमार्केट हम लोग इसको कहते हैं। तो सुपरमार्केट हम लोग जाते क्यों है? कुछ खरीदने के लिए। कुछ खरीदने के लिए जनरली हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, सुपरमार्केट में जाके आप अपना दुकान भी, एक स्टोर भी अपना ले सकते हैं और वहां पे अपना माल अपना बेच भी सकते हैं। तो सुपरमार्केट एक क्या जगह है? एक खरीद और बिक्री का जगह है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, आप जैसे सुपरमार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आपको वहां पे फॉलो करना पड़ता है। वहां पे बहुत सारे स्टोर वहां पे लगे हुए हैं, विभिन्न तरह के वहां पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले में है। अब आपको जो जरूरत है उस प्रोडक्ट को आप जब खरीदते हैं, और हर किसी का प्राइस भी वहां पे अलग अलग आपको चुकाना पड़ता है।
तो सेम स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एक जगह पे आके मिलते हैं। और किस चीज का, जैसे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं, यहां पर हम लोग क्या खरीदते बेचते हैं, हम लोग कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं। एकदम सिंपली भाषा में, जो हम लोगों का देसी भाषा है, देसी भाषा के हिसाब से, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। किस लिए? कंपनियों के शेयर का आदान प्रदान करने के लिए, ऑनरशिप को एक्सचेंज करने के लिए। इसको और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे जैसे जैसे हम लोग का सेशन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सेशन भी जो आएंगे तो और ये डिटेल्स में आप समझेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं या सुपरमार्केट जाते हैं, उसका एक नाम है। जैसे हम आसनसोल दुर्गापुर में जैसे बताएं कि गैलेक्सी है, या आपका सेंट्रम है, या आपका जंक्शन मॉल है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है, जो सुपरमार्केट है, उस सुपरमार्केट का इंडिया में मेन दो है जिसको हम लोग एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे सुपरमार्केट कहते हैं, वहां पे इसको हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। और मेन दो एक्सचेंज है, कौन कौन, क्या नाम है उनका? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें से सबसे पुराना एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब से आपका फंक्शन है? 1875 से, 1875 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का कारोबार होता है। पहले वो फिजिकल वे में होता था, उसके बाद जब आपका आईटी बूम हुआ, उसके बाद से हम लोग डिमैटेरियलाइज्ड प्रोसेस में हम लोग अपना जो शेयर का जो ट्रांसफर होता है, बाइंग या सेलिंग होता है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन जो हुआ था वो 92 टू 93 के दरमियान में हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम का जो ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम का जो ट्रेड होता है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही होता है, एनएससी में होता है। एनएससी में आपका अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस कंपनीज आपका लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड ऑलरेडी हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 प्लस कंपनीज आपका लिस्टेड है। जिन कंपनियों के शेयर को आप खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे एनएससी और बीएससी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत सारे, चूंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है कहां पे? एनएससी में। इसीलिए मैक्सिमम जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो लोग प्रीफर करते हैं एनएससी एक्सचेंज को। एनएससी में ज्यादा बाइंग सेलिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब वहां पे खरीदार और बेचने वाले बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे अवेलेबल रहते हैं। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप रिलायंस का शेयर में अगर आप खरीद बिक्री अगर करने जा रहे हैं, तो एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस का शेयर खरीदने वाले हो सकता है कि 50,000 खड़े हैं, बेचने वाले आपका 70,000 खड़े हैं। तो उसी जगह अगर आप एनएससी में जाके चेक कीजिएगा तो वो आपको लाख में दिखेगा कि खरीदने वाले वहां पे 5 लाख खड़े हैं, बेचने वाले वहां पे 6 लाख खड़े हैं। तो एनएससी में आपका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, इसलिए कभी भी आपका ट्रेड में अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो बहुत क्विक आपका वो सेटलमेंट हो जाता है, आपको वेट ज्यादा नहीं करना। तो ये एक सिंपल सा है स्टॉक मार्केट, जहां पे बाय एंड सेल के लिए जो बायर्स एंड सेलर्स है एक जगह आके मीट करते हैं। और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों में कहीं पे भी जाके आप खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे और एक बात है कि कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? कंपनी को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि वो शेयर इशू कर रही है? तो सिंपली बात है, जैसे कोई भी कंपनी को आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए आपका वोल्टास ले लीजिए एज ए एग्जाम्पल। वोल्टास किस में काम करता है? ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है
उसको वो बनाता है। ठीक है, एसी हो गया, उसके बाद फ्रिज वगैरह जितना भी है, बहुत सारे कैटेगरी में वो अपना काम कर रहा है। तो उसको जरूरत पड़ा, वो चाह रहा है वोल्टास, ये सोचा उसका जो मैनेजमेंट है, उसका मैनेजमेंट ये सोचा कि हम लोग का अभी जो फैक्ट्री है या अपना जो प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री अपना अभी 5 फैक्ट्री अपना चल रहा है। इस 5 फैक्ट्री से तो अच्छा ग्रोथ हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग को और 10 फैक्ट्री और हम लोगों को खोलना है। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में जैसे एसी है, उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा हम लोग चलिए और कुछ प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांडेबल है, और कुछ प्रोडक्ट भी हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन करने के लिए इनको चाहिए कितना, 1,000 करोड़ रुपए का इन लोगों का एक बजट बना, वोल्टास का, कि 1,000 करोड़ का मेरा बजट है। 1,000 करोड़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये नया फैक्ट्री भी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसको भी मैं अपना कर लूंगा, और उसमें नया प्रोडक्ट भी बनाना मैं शुरू कर दूंगा। तब इसको, ये जो पैसा है, ये पैसा इसके पास अभी अवेलेबल है नहीं, इसको पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करना है। तो बोरो करने के लिए ऑप्शन इसके पास क्या है, सिंपली हम लोग जाते कहाँ हैं, लोन लेने के लिए बैंक में। तो अगर बैंक में अगर हम जाएंगे, 1,000 करोड़ का अगर लोन लेने हम जाएंगे, तो बैंक सिंपल क्या है कि बैंक तो हमको फ्री में देगा नहीं। बैंक मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज करेगा ईयरली बेसिस में, जिसको हमको मंथली या क्वार्टरली बेसिस में हमको रिपे करना है। ठीक है। तो कंपनी ये चाहते हैं, जैसे वोल्टास का नाम मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, कि कंपनी जो है, कंपनी ये चाहता है कि हमको जैसे ये पैसा रिटर्न ना देना पड़े, उसके एवज में पैसा भी रिटर्न ना देना पड़े, और साथ ही साथ मुझे इंटरेस्ट भी पे ना करना पड़े। क्योंकि उससे क्या होगा, वो प्रॉफिट से ही उसका पैसा निकलते जाएगा, वो अपना ग्रोथ उस तरह से कर नहीं पाए। तो यहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी यहां पे क्या करती है कि ये अपना जो ऑनरशिप है, मान लीजिए 5, अगर वहां पे प्रोमोटर है, 5 प्रोमोटर के पास अगर कंपनी का 100% जो शेयर होता है, तो 20% करके मान लीजिए 5% के पास उसका शेयर है। तो वो 5 जो प्रोमोटर है, पांचों प्रोमोटर अपना शेयर कुछ कुछ करके छोड़ के ओपन मार्केट में पब्लिक को दे दिया, आपको, हमको, और भी बहुत सारे पर्सन है, सबको ओपन मार्केट में अनाउंस कर दिया कि हम लोग का 5 जन का जो शेयर है, उसमें से मिला के 4% करके हम लोग छोड़ रहे हैं, 20% हम लोग मार्केट में आप लोगों को दे देते हैं, और 20% शेयर के अगेंस्ट में हमको 1,000 करोड़ उठाना है मार्केट से। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आईपीओ में आप जो शेयर कंपनी वहां पे आपको दे रही है, वो लॉट में आता है, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं और आपको जब वो अलॉट हो जाता है, तो आईपीओ से जो शेयर आपको मिलता है, वो एक्चुअल कंपनी का ओनरशिप आपको मिल रहा है। वो एक्चुअल कंपनी से आपको डायरेक्ट ऑनरशिप आपको मिला आईपीओ से, क्योंकि वो प्रोमोटर का जो पार्ट है, प्रोमोटर का जो शेयर है, प्रोमोटर का शेयर डायरेक्ट आपके पास वहां पे आ गया। ठीक है। और इस प्रोसेस में कंपनी आपको क्या दे रही है, आपको कंपनी का शेयर दे दिया, मतलब ऑनरशिप का एक पार्ट आपको दे दिया। अब कंपनी इन फ्यूचर में जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, आपका भी जो शेयर का जो प्राइस है, जो अलॉट प्राइस था, हो सकता है वो अलॉट प्राइस 100 200 500 कुछ भी वो हो सकता है, वो कंपनी और सेबी का वो डिसीजन होता है। ठीक है, कि किस प्राइस में आईपीओ को वहां पे लॉन्च करे। तो जैसे अगर कंपनी इन फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ किया है, तो आपका जो शेयर है, वो शेयर भी, जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू बहुत हाई में जाएगा, और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे कमा सकते हैं। और यहां पे कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी को ये 1,000 करोड़ जो ये मार्केट से उठाया, इसके अगेंस्ट में इसको ना आपको रिटर्न देना है, ना इसको कोई इंटरेस्ट पे करना है। ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी का अपना फंड में जाता है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, पीपल हायर करने के लिए, नया ऑफिस बनाने के लिए, नया सेटअप करने के लिए, ये फंड को पूरी तरह से यूज करता है। ठीक है।
इसीलिए अगर कोई आईपीओ में आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी का बैकग्राउंड, उसका प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स आपको काफी अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पूरे साल में आप देखिएगा, हो सकता है कोई साल 20 कंपनी का आईपीओ आया, कोई साल आपका 100 कंपनी 200 कंपनी का आईपीओ आया। तो कोई भी आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का पूरा डिटेल्स जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी सही नहीं रहेगा, तो आपका जो फंड है, जो पैसा आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर में जाके वो आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है। और कंपनी अगर ग्रो कर गया तो आपका पैसा भी अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा। कुछ ऐसे कंपनी, जैसे आप अगर देखिएगा रिलायंस, रिलायंस पावर का, जैसे रिलायंस जो आप जब आपका डिवाइड हुआ, एक पार्ट आपका गया मुकेश अंबानी के पास गया, एक पार्ट आपका गया अनिल अंबानी के पास। मुकेश अंबानी तो खड़ा कर लिया अपना कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो वगैरह करके। लेकिन अनिल अंबानी का जो कंपनीज था, उसमें शायद रिलायंस पावर वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे कंपनीज थे, रिलायंस कैपिटल था। ये सब कंपनी क्या हुआ, एकदम नीचे में चले गया। अगर 100 रुपया प्राइस चल रहा था, वो 100 रुपया से आज 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया में आ गया, पेनी स्टॉक बन गया। क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं था। रिलायंस ही था, नाम रिलायंस ही था, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं था, जिसके कारण वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन उसी के जगह में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मुकेश अंबानी जिसको लीड किया, उसका मैनेजमेंट अच्छा तरह से काम किया, इस कंपनी को वो लीड करके बहुत ऊपर लेके चल गया। तो अगर आप रिलायंस जो कैपिटल है, उसमें अगर 1 लाख रुपया आईपीओ में लगाते, वो 1 लाख रुपया आज आपका खड़ा हो जाता 5,000 रुपया में। और उसी के जगह में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप 1 लाख रुपया लगाते, तो वो 1 लाख रुपया आज आपका खड़ा हो जाता कितना में, कम से कम 10 लाख 15 लाख 20 लाख में। तो यही कारण है कि आईपीओ में जब भी कोई पैसा आप इन्वेस्ट करें, कोई भी कंपनी का आईपीओ आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पे आपको कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, पूरा डिटेल्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, सारा चीज आपको जांच करना जरूरी है। अब ये पूछिएगा कि ये सब कहां से देखेंगे इतना सारा चीज। तो आज के डेट में हर चीज गूगल में अवेलेबल है। ठीक है। और जब भी आईपीओ आता है कोई कंपनी का, तो डीआरएचपी बोल के एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। वो प्रत्येक कंपनी लॉन्च करने के लिए बाध्य है, और वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको सुनने को मिला कि इसका आईपीओ आया है, आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हमको पैसा लगाना है, गूगल में जाइए, डीआरएसपी टाइप कीजिए उस कंपनी के नाम से। वहां पे उस कंपनी का पूरा जो प्रीवियस 3 साल 5 साल 10 साल का जो भी डेटा है, उसको कौन फंडिंग किया है, अभी तक कौन फंडिंग किया है, कितना पैसा उठाया है, कितना प्रोजेक्ट में लगाया है, प्रोजेक्ट उसका प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, कितना साल से काम कर रहा है, कौन कौन बैंकर्स इसको सपोर्ट दे रहा है। ये ईच एंड एवरी पार्ट आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आईपीओ का पार्ट है, और इसी कारण से कंपनी शेयर इशू करती है। और जिस दिन आईपीओ आपका एनएससी या बीएससी में आके लिस्टेड हुआ, इसका एक डेट रहता है, आईपीओ ओपन जिस दिन हुआ उसके लगभग लगभग इन जनरल 7 डेज के भीतर वो आपका लिस्ट भी अपना मार्केट में हो जाता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब होता है, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। और जिस दिन ये एनएससी या बीएससी में जाके लिस्ट हो गया, जिसको बेल बजाना बोलते हैं, जिस दिन लिस्ट हुआ वहां पे बेल बजा, और उसका प्राइस का अप डाउन वहां पे शुरू हो गया, तो वो चल गया वहां पे क्या, सेकेंडरी मार्केट। अब वो सेकेंडरी मार्केट जो हो गया, वहां पे क्या है, ऑन काउंटर बायर्स एंड सेलर्स वहां पे अवेलेबल हो। अब वहां पे अब जो खरीद रहा, आईपीओ के बाद आप जो भी खरीद रहे हैं, मान लीजिए आईपीओ में मुझे अलॉट हुआ, एक लॉट मुझे अलॉट हुआ था, जिसमें से 200 शेयर मुझे अलॉट हुआ था, और आईपीओ का प्राइस कितना था, 100 रुपया। इसको समझिएगा
कि स्टॉक का जो प्राइस, उस कंपनी का जो आईपीओ लाया, तो वो 200 शेयर का लॉट लाया और 100 रुपया का प्राइस में वो लिस्टिंग के लिए गया। अब जब आईपीओ होता है तो वहां पे क्या, कंपनी का इंटरेस्ट देखा जाता है कि इस कंपनी में कितने परसेंट इंटरेस्टेड है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं कि एक आईपीओ आया था आपका 2021-22 में शायद, पारस डिफेंस। पारस डिफेंस आईपीओ का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली मे बी 170-75 रुपया उसका प्राइस था। लेकिन जब वो एनएससी में लिस्ट हुआ, वो लिस्ट हुआ 350 में जाकर। समझ में आ रहा है? जो लिस्ट हुआ वो 350 रुपया में जाकर वहां पे लिस्ट हुआ। तो 175 से 350, लगभग डबल। 7 दिन में, 7 दिन आपका आईपीओ में पैसा फंसा। 7 दिन वो पैसा जो फंसा के रखे, 7 दिन बाद वो आईपीओ आपका लिस्ट हुआ। लिस्ट में 175 रुपया का प्राइस कितना में चल गया, 350 रुपया में। तो आपका पैसा तो 7 दिन में वहां पे डबल हो गया। अब हमको ये लग रहा है, हम वहां पे मान लीजिए पारस डिफेंस का आईपीओ मुझे अलॉट हुआ था, हम ये देखे कि भैया 7 दिन में पैसा डबल हो गया, हमको इसको बुक करके अपना घर लेके आना है। तो मेरे पास कितना शेयर था, 100 या 200, जितना भी क्वांटिटी मेरे पास था। हम क्या किए, वहां पे सेकेंडरी मार्केट में ऑन काउंटर हम वहां पे अपना डिमेट के थ्रू से अपना सेल ऑर्डर वहां पे डाल दिए कि 350 रुपया चल रहा है, 350 रुपया में कोई अगर खरीदना चाहे तो हम अपना शेयर बेच रहे हैं यहां पर। तो मान लीजिए आप में से ही कोई एक है, अनीश जी हैं या विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, आप वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस किए, आपको ये लगा कि नहीं पारस डिफेंस जो है ये अभी और जाएगा ऊपर, तो आप 350 रुपया में मेरे पास से वो शेयर, हम जो अपना सेल ऑर्डर वहां पे डाले थे, आप वहां पे बाय ऑर्डर 350 में ही लगाए, आप मेरे पास से वो शेयर खरीद लिए। ठीक है? तो ये सेकेंडरी मार्केट में आप जो शेयर खरीदे वो डायरेक्ट कंपनी से आपको नहीं मिला, वो किसके पास से मिला, मेरे पास से आपको मिला। अब उसके बाद पारस डिफेंस, इसी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि वो 1 महीने के भीतर वो 350 से चला गया 1000 रुपया। 1 महीने के भीतर 350 से वो 1000 का मूव दिया। अब 350 में आप मेरे पास से खरीदे थे। अब आपको लगा कि 350 से 1000 रुपया मतलब 3 गुना कर दिया पैसा। आप अगर 1 लाख रुपया लगाए होते तो आपका 3 लाख बन गया 1 महीना में। अब आपको भी लग रहा होगा कि इतना पैसा आ गया है, चलो इसको अब प्रॉफिट को हम बुक कर लेते हैं। तो आप अब क्या कीजिएगा, आप अब अपना जो पारस डिफेंस है उसको आप अपना डिमेट के थ्रू से वहां पे सेल ऑर्डर लगा दिए। इसमें से कोई एक पर्सन आ गए, मान लीजिए कल्याण जी आ गए, राजा जी, कोई भी एक पर्सन आ गए कि हमको इसको 1000 में भी हमको लग रहा है कि अभी 1000 से ये 1500 2000 तक जा सकता है। तो वहां पे वो अपना बाय ऑर्डर लगाए, आप अपना सेल ऑर्डर लगाए, ऑर्डर वहां पे मैच किया, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो यहां पे मान लीजिए राजा जी अगर खरीदे वहां पे, तो वो आपके थ्रू से वो शेयर खरीदे, उसको डायरेक्ट पारस डिफेंस का जो प्रोमोटर है वो वहां पे देने नहीं आ रहा। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये शायद आप लोग समझ गए कि एक दूसरे का शेयर हम लोग एक्सचेंज करते हैं। एक दूसरे का जो शेयर है, आपके पास है, मेरे पास आया, मेरे पास है, आपके पास गया। और आईपीओ से जो शेयर आपको मिलता है वो डायरेक्ट कंपनी का ओनरशिप आपके पास मिलता है। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग और डिटेल्सली जानेंगे। अब और एक पार्ट है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स। जो मार्केट में आप रहिएगा, मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर कौन हो। पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पे नाम का है, यहाँ पे आपको कंपटीशन करना होगा। जैसे कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्पोर्ट्स में आप जाइएगा, तो आपको वहां पे कंपटीशन करके ही आपको जीतना पड़ेगा। तो ये भी एक स्पोर्ट्स ही है, जहां पे आपके साथ खेलने वाले और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसको यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। और ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो नाम है वो मेनली कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स में कौन कौन है, आप और हम जैसे हैं। हम लोग मान लीजिए छोटा कैपिटल लेके काम करने वाले हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, 1 करोड़ का।
रिटेल पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं, हाई नेटवर्थ जो होते हैं, ऐसे भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो 5-10 करोड़ 20 करोड़ तक का भी कैपिटल लेके मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक वो है। दूसरे होते हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर क्या है, ये मार्केट में सिर्फ एंट्री और एग्जिट करते हैं, इनके हाथ में मार्केट का मूव करने का कोई चारा नहीं रहता है, ये मूव नहीं कर सकते। और मार्केट को चलाने वाले होते हैं कौन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन कौन है, डीआईआई, एफआईआई। डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन कौन आते हैं, जितने भी हम लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक्स हम लोग देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस देख रहे हैं, इंश्योरेंस हाउसेस जो जो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग ये जानते हैं, हम लोगों का सबसे ज्यादा फेथ किस में रहता है, बैंक्स में रहता है, इंश्योरेंस कंपनीज में रहता है। इंश्योरेंस में जाइएगा तो आपको LIC, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, बजाज लाइफ, एक से एक आपको मिलेगा, उसमें पैसा आप डाल रहे हैं। बैंक्स, बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके HDFC, IDFC, कुछ भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप का बैंक्स में, जितना भी हम लोगों का देश का जितने भी पब्लिक है, मैक्सिमम मतलब अभी भी आप कह सकते हैं 70 से 80% जो पब्लिक है अपना जो सेविंग्स या एसेट बिल्डअप करने के लिए अपना पैसा रखते कहां पे, बैंक में रखते हैं। और बैंक अपना पैसा, आप जो पैसा बैंक में रख रहे हैं, ये पैसा बैंक कहां कहां इन्वेस्ट करता है, इसका एक मेजर पार्ट शायद आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे कि बैंक में जो पैसा हम लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं, उसका मेजर एक जो पार्ट होता है, मेजर एक जो पोर्शन होता है, वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू से होता है। आप बैंक में जाके कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख का इन्वेस्ट करता है, ऑल ओवर इंडिया में एक ब्रांच से पूरा महीना में कलेक्शन आ गया 10,000 20,000 करोड़। वो पैसा कुछ पार्ट लोन में जाता है, कुछ आपका गवर्नमेंट डेवलपमेंट में जाता है, और मैक्सिमम पार्ट आपका जाता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में। और उसके साथ साथ बैंक्स के साथ साथ है म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े आज म्यूचुअल फंड हर बैंक का आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड हाउस। और उसके बाद कुछ कुछ प्राइवेट से, पराग पारिक है, बंधन का है, प्राइवेट म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हैं, जो कि जिसमें आप SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या SWP करते हैं, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, या लमसम में आपके पास पैसा है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, टीवी में ऐड देखे म्यूचुअल फंड सही है, चलो म्यूचुअल फंड में डाल दो, डाल दिया 1 लाख रुपया। अब म्यूचुअल फंड उसको क्या करता है, म्यूचुअल फंड करता क्या है, वो जो पैसा है आपका, वो पैसा डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसका दूसरा कुछ काम नहीं है म्यूचुअल फंड का, वो डायरेक्ट स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करता है। अब इस टॉपिक में भी बाद में एक बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों में की डिफरेंसेस क्या है। अब एज ए इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट ज्यादा कहां पे हो सकता है, अगर थोड़ा सा नॉलेज लेके अगर आप करें, थोड़ा सा अगर टाइम दें, तो ये भी है। जस्ट मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको प्रूव करके भी पार्ट में वो दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट हम लोगों का जो सेशन होगा उसमें इंक्लूड रहेगा, कि अगर म्यूचुअल फंड आपको साल में 12% 14% का रिटर्न देता है, आप अगर थोड़ा सा मेहनत करके अगर खुद से अगर इन्वेस्ट करें, तो आप 20% 24% 30%, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो उसका कंपेयर करके मैं आप लोगों को बाद में वो दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जैसे DII में बैंक, म्यूचुअल फंड, उसके बाद इंश्योरेंस हाउसेज, ये LIC या HDFC लाइफ, इसमें जो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस को किए हैं, अपना खुद के लिए किए हैं, फैमिली के लिए किए हैं, या बच्चों के लिए किए हैं, तो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ईयरली, हाफ ईयरली बेसिस में, या क्वार्टरली बेसिस में, मंथली बेसिस में। तो ये जो प्रीमियम का जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन का एक मेजर पार्ट कहां पे इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट। इसलिए कोई भी स्टॉक
जब आप देखिएगा उसका फंडामेंटल आप एनालिसिस कीजिएगा, तो वहां पे एक आपका पार्ट आता है शेयर होल्डिंग। आप रिलायंस को ही आप देख लीजिएगा, गूगल में जाइएगा, रिलायंस ले लीजिए, एचडीएफसी लाइफ ले लीजिए, बड़े बड़े जो भी कंपनीज हैं, वो कंपनीज में जाइए और लिखिए वहां पे रिलायंस का शेयर होल्डिंग में कौन कौन है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा बैंक है, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन कौन सा इंश्योरेंस कंपनीज है। ठीक है, तो जहां आप मारिएगा वो सारा आपको शेयर होल्डिंग में आपको वो सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो हम लोग पैसा जाके जमा कर रहे हैं बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में, और ये सब जो हाउसेस हैं ये पैसा ले जाके कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट। और बैंक आपको दे रहा है 7%, 7.5%। वहां से जनरेट कितना करता है साल में? 15%, 20%, 30%, उसका कोई लिमिट नहीं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो आप अपना जो कैपिटल है उस कैपिटल में आप कहीं ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू से। सब कोई कर रहे हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो लोग कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट हुआ डीआईआई का। और दूसरा पार्ट कौन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में? एफआईआई। एफआईआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें से फॉरेन के बहुत सारे गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, और इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या इंश्योरेंस हाउसेस हैं, वो फंड हाउसेस आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो कि आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग सुने भी होंगे, जब मार्केट गिर रहा था, हर कोई ये कह रहा था कि एफआईआई पूरा बेच रहा है, एफआईआई सेल कर रहा है, इसलिए मार्केट गिर रहा है। तो एफआईआई जितना बेचा है उससे ज्यादा डीआईआई आज के डेट में खरीद लिया है। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मार्केट के साथ अगर कंपेयर आप कीजिएगा, तो दूसरा देश का मार्केट जितना गिरा है, इंडियन मार्केट उस हिसाब से नहीं गिरा है। इस बार 2025 का जो फॉलिंग हुआ, इस फॉलिंग, क्योंकि डीआईआई पूरी तरह से बैकअप जो है बैकअप देना स्टार्ट कर दिया है। और ये एक संदेश दिया है हर किसी को कि एफआईआई के भरोसे में अब इंडियन मार्केट नहीं है। आप लोग अगर बेचकर जाना चाहते हो, आप लोग बेचकर निकल सकते हो। हम लोग अपना मार्केट खुद से चलाने के काबिल हो चुके हैं। तो ये एफआईआई जो है, एफआईआई जो है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत बड़े मात्रा में फंड इन्वेस्ट करते हैं। और एफआईआई किस तरह के होते हैं? जब सिंपल सिंपल में आप सोचिए कि हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो हम 10,000 रुपया का रिलायंस खरीदेंगे, 10,000 रुपया का एशियन पेंट खरीदेंगे, 20,000 का वोल्टास खरीद लिए, 10,000 का सेल खरीद लिए, 10,000 का कोल इंडिया खरीद लिए। इस तरह से हम लोग कंपनी का शेयर खरीदने के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्ट इस तरह से करते हैं। लेकिन एफआईआई जब इन्वेस्ट करता है, वो 10 देश में इन्वेस्ट करता है, 10 देश का जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट करता है। वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, चाइना में इन्वेस्ट करेगा, वो जापान में इन्वेस्ट करेगा। 10 तरह का जो देश है जहां पे उसको प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं पे जाएगा। मतलब सिंपली बहुत सारे पर्सन कहते भी हैं कि एफआईआई जो है बिंद पेंदी का लोटा है। उसको जहां प्रॉफिट दिखेगा, यहां से 10 पैसा ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, वो यहां से पैसा निकलेगा, वो निकल लेगा उस जगह पे जाके पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डीआईआई जो है, ये लोग क्या है, चूंकि बहुत बड़ा मात्रा में ये लोग ट्रेड करते हैं, तो मार्केट को यही लोग मूव करते हैं। हम आप मार्केट को कोई भी शेयर का जो प्राइस है उसको ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। शेयर का प्राइस को ऊपर या नीचे कौन करते हैं? एफआईआई और डीआईआई। तो आपको लड़ना है, कंपटीशन करना है किनके साथ? डीआईआई और एफआईआई के साथ। इन लोगों के पास क्या नहीं है? हर चीज, एल्गो सॉफ्टवेयर से लेके इंफॉर्मेशन जो होते हैं, कल क्या होने वाला है इन लोगों का आज से पता है। आज से 15 दिन बाद क्या होने वाला है, मार्केट में कौन कंपनी में क्या घट रहा है, कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे लेके आना है। ये लोग का बैठ बैठ के ये डिस्कशन होता है कि इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके आना है। तो आपको लड़ना है इन लोगों के साथ, आपका कंपटीशन होगा एफआईआई डीआईआई के साथ। तो हम
क्या इनके साथ पैसे के थ्रू से हम लड़ सकते हैं? पॉसिबल है? इन लोगों के पास जितना पैसा है, हम लोग क्या पैसे के जरिए इन लोगों से लड़ पाएंगे? कभी नहीं, नेवर। तो हम लोग इन लोगों के साथ लड़ सकते हैं। किस चीज से? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप इन लोगों के साथ लड़ सकते हैं, वो है आपका माइंडसेट, आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका नॉलेज और आपका सिस्टम, आपका रूल। अगर ये आपके पास रहेगा तो आप इन लोगों से लड़ पाइएगा। ठीक है? तो ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि मतलब, और एक बात सिंपली समझिएगा, पैसा जो बनाया जाता है स्टॉक मार्केट, आप कोई स्टॉक में ये सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक में पैसा बनाएंगे, इसको खरीदेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा बेच देंगे, 1 लाख रुपया लगाएंगे, 5,000 रुपया लेके निकल जाएंगे प्रॉफिट। तो वो कब कर पाइएगा? जब वो ऊपर जाएगा। ऊपर कब जाएगा? जब कोई एफआईआई या डीआईआई उसमें खरीद कर रहा है, तब वो ऊपर जाएगा। तो सिंपली है, हम लोगों को क्या देखना है, किसके ऊपर नजर रखना है कि कोई भी स्टॉक में, मतलब ये हम एक चालू भाषा में बोल रहे हैं कि समंदर में टाइटैनिक लेके उतरेगा कौन? डीआईआई और एफआईआई। हमको एक छोटा बोट लेके उसके पीछे पीछे चलना है। हम उससे पैसे से लड़ नहीं सकते, उसको उतरने दीजिए समंदर में। हम टाइटैनिक नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम समंदर का सफर नहीं कर सकते। वो अगर टाइटैनिक लेके जा रहा है, हम एक हुक के जरिए से एक बोट हम उसके साथ सेट कर दे सकते हैं। टाइटैनिक हो सकता है कि पूरा समंदर जो है आर पार कर जाए। बोट से जब हम चलेंगे तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि थोड़ा दूर जाकर हम फिर वहां से बैक कर जाएंगे, उसको जाने दो जहां तक जाना। क्लियर है? तो हम लोग को सीखना होगा ये चीज कि एफआईआई डीआईआई कहां पे एंट्री कर रहा है, वहां पे हम लोगों को एंट्री बनाना है। प्रॉफिट लेके, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके अपना बड़ा एसेट क्रिएट करना। तो ये पार्टिसिपेंट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इसके बाद दो और पार्ट आते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। ठीक है? ट्रेडर्स कौन है? जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में बाइंग या सेलिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब वो आपका कर सकते हैं 5 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, मैक्सिमम होता है आपका 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना। वो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आता है। उसको लंबा सोचना ही नहीं है, लंबा जाना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में या तो प्रॉफिट या तो लॉस लेकर वो मार्केट से निकल लेगा। इन लोगों को कहते हैं ट्रेडर। और एक पार्ट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स साल भर से ऊपर का। वो कंपनी में और बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट तैयार करते हैं। जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक जो स्टॉक है उसमें खरीद के वो छोड़ दिया। वो बिजनेस को देखता है कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस चलने लायक है या नहीं। और इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है, वो बड़ा फंड लेके इन्वेस्ट करता है। वो छोटा 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। क्योंकि वो भरोसा किसके ऊपर करता है? बिजनेस के ऊपर, कि ये बिजनेस, ये जो कंपनी का जो बिजनेस है, ये बिजनेस चलने वाला है, ये आपका रुकने वाला नहीं है, फ्यूचरिस्टिक इसका प्लान है। फ्यूचर में ये ग्रोथ ही करेगा। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से अपना पैसा को कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो यहां पे जितने भी हैं कैरेक्टर, जो यहां पे देखे, पार्टिसिपेंट जो आप देखें, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग गोल है, सबका अलग अलग टारगेट है। ठीक है? सबका अलग अलग एम है। आपका क्या है, ये आपको भी पता करना होगा। और ये मैं आपको नहीं बता सकता, कोई भी आपको नहीं बता सकता। आप जब मार्केट में अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जब आप स्टार्ट कीजिएगा, तो धीरे धीरे, हो सकता है 1 महीना या 6 महीना या साल भर या 2 साल में, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं। और आपको जो सूट करेगा, आप अगर ट्रेडिंग के लिए बने हैं
तो आप ट्रेडिंग में ही अपना जो फ्यूचर है, फ्यूचर बनाने के बारे में सोचना शुरू करना, मतलब शुरू कर देना होगा और उसके ऊपर लग जाना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको उस हिसाब से अपना सोच को धीरे धीरे और पुख्ता और मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। और ये जब मार्केट में आप एंट्री कीजिएगा, आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हैं या आप इन्वेस्टिंग के लिए बने। ये कोई जबरदस्ती आपको थोप नहीं सकता। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ट्रेडर ही बनो या आप इन्वेस्टर ही बनो। जैसे बचपन में कोई भी बोल देता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की जगह वो बड़ा होकर वो क्रिकेटर बन गया। तो वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं थोप सकता है, कि आपका चॉइस होगा। आप जब काम करना स्टार्ट कीजिएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, वो खुद ब खुद आपके अंदर में आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हैं या आप इन्वेस्टिंग के लिए बने। उसके हिसाब से आपको अपना जर्नी जो है, जर्नी आगे का सेट कर लेना। क्लियर है यहां तक? कहीं पे शायद कोई डाउट हो तो आप लोग कर सकते हैं। शायद भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग आईपीओ का और सेकेंडरी मार्केट का जो हम लोग बातचीत किए हैं, तो यहाँ पे उसी का एक जस्ट आपका इंफोग्राफिक एक दिखाया हुआ है, समझने में जैसे आप लोगों को आसानी हो कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग डिटेल्स में और आगे में बात भी करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू आज हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, जो सबसे पहले ऊपर में जो है कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जितने भी होते हैं, जो मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनीज हो, वो लोग कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल मार्केट में अपना बिजनेस को जमाते हैं, अपना एक क्रेडेंशियल तैयार करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना आईपीओ मार्केट में लेके आते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है वो अपना लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। आप कोई भी एरा गैरा कंपनी में तो कोई पैसा लगाने से रहा, लगाएगा भी नहीं। तो कंपनी जो आईपीओ लेके आती है वो अपना बैकग्राउंड पहले तैयार करती है, बिजनेस अपना मॉडल को तैयार करती है, प्रॉफिट कमाती है। उसके बाद वो अपना आईपीओ मार्केट में लेके आती है। और आईपीओ में आने के बाद वो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लिस्टेड हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड हुआ, तो स्टॉक मार्केट में अब उस स्टॉक को, उस कंपनी को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा? ब्रोकर का। इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्रोकर हाउसेस जो होते हैं, जिसमें ब्रोकर हाउसेस में जैसे आपको नाम मिल जाएगा, नुवामा वेल्थ का नाम मिल जाएगा, एडलवाइस जो था पहले नाम, एंजल वन का नाम मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल है, उसके बाद जीरोधा है, आपका ग्रो है, जो कि अभी काफी ऑनलाइन बेसिस में काफी टॉप में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ब्रोकर हाउस हैं, ये ब्रोकर हाउस के थ्रू से ही आप अपना बाय यहां पे कर सकते हैं, इस कंपनी का आईपीओ को हो या सेकेंडरी मार्केट में इसका जो शेयर है, शेयर्स को। ठीक है। अब आप लोगों के पास जो डिमेट अकाउंट हम लोग जनरली जानते हैं, डिमेट अकाउंट। तो आपका जो अकाउंट है, उस अकाउंट में सिर्फ आपका डिमेट अकाउंट नहीं होता, उसमें दो अकाउंट उसमें रहता है, डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप कोई ऑर्डर वहां पे प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, तो आप क्या करते हैं, रिलायंस वहां पे वॉच लिस्ट से निकाले, बाय में जाके वहां पे वन काउंट क्वांटिटी वहां पे सेट करके आप बाय ऑर्डर प्लेस किए, खरीद हो गया, वो आपका पोजीशन में आ गया, ऑर्डर और पोजीशन। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका उस दिन, जिस दिन आप बाय प्लेस कीजिएगा, उस दिन आपका वहीं पे दिखेगा। सेकेंड डे में वो क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन होता है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन वो सेकेंड डे में आपके पास जाता है या थर्ड डे में आपका जाता है। ये आप जो करते हैं, आप लोग उसको नोट भी किए होंगे। तो फर्स्ट डे जब आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ब्रोकर के पास ही वो रहता है, ब्रोकर के पास ही वो रहता है, वो जीरोधा या ग्रो के पास ही वो है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद कौन आता है, जब आपका वो खरीद हो गया, तो आपके पास से, आप जिसके पास से खरीदे हैं, कोई तो आपको बेचा है। तब ब्रोकर का क्या काम होता है कि आपके डिमेट अकाउंट से
जो पैसा है, पैसा को काटेगा। रिलायंस का मान लीजिए एक शेयर का प्राइस था 1400 रुपये, तो 1400 आपके अकाउंट से काटेगा, और जो सेल किया था जिस डिमेट अकाउंट के थ्रू से, उसको वो 1400 रुपया भेजेगा। तो यहां पे फिर काम किसका शुरू होता है? क्लियरिंग हाउसेस का, ट्रांसफर एजेंट्स का, डिपॉजिटरीज का, जिसमें एनएसडीएल सीडीएसएल हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, सेटलमेंट बैंक्स का, इन लोगों का काम वहां पे स्टार्ट होता है। और फिर आपका डिमेट अकाउंट, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं सेविंग्स या करंट अकाउंट में, लेकिन अगर हम लोगों के पास कोई कीमती चीज है, कोई गोल्ड है, ज्वेलरी है, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जाके लॉकर लेते हैं एक चार्ज देके। ठीक है? तो जब आप कोई शेयर खरीदें, जैसे रिलायंस का शेयर आप खरीदें, ट्रेडिंग अकाउंट में रहा, नेक्स्ट डे वो आपका डिमेट में जब गया, तो डिमेट क्या, वो ब्रोकर के पास नहीं रहता, ब्रोकर का ऐप में आपको दिखता है, लेकिन वो ब्रोकर का अकाउंट में नहीं रहता है। वो किसके अकाउंट में रहता है? डिपोजिटरीज का। जो कौन कौन है हम लोगों का इंडिया में जनरली, जिसका नाम हम लोग जानते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है? सेंट्रल डिपोजिटरी और नेशनल डिपोजिटरी, इन दोनों के पास, मतलब ये आपका लॉकर हो गया। वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास वो शेयर अब आपका डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है। पहले ये मिलता था क्या? शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल वे में, जो कि आप अपना घर में आके बक्सा अलमारी में रख देते थे। अब ये हो गया है सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास ये शेयर आपका वहां पे रखा हुआ रह गया। ठीक है? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जैसे सही तरीके से वर्क करे, कोई यहां पे घपला ना कर पाए, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए, सबको जेन्युइनली जो ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन वहां पे हो, ये सारा का देखभाल करने के लिए मेन रेगुलेटर कौन बैठा हुआ रहता है यहाँ पे? जो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैठा हुआ है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट का जो टॉप बॉस आप कह सकते हैं, टॉप बॉस स्टॉक मार्केट का यही है। इस सेबी के जरिए से ही स्टॉक मार्केट, चाहे एनएससी हो, बीएससी हो, वो पूरा आपका रेगुलेट होता है। कोई भी नया रूल्स लाना हो, कोई पुराना रूल्स को बदलना हो, स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम करना हो, ये सारा चीज इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जिसके कारण क्या है कि आज के डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी सिक्योर है। कि कोई भी आके, पहले बहुत ज्यादा होता था कि कोई भी कंपनी आके लिस्टेड हो गया और पैसा उठा के चलता बन गया, पब्लिक का पैसा गया। ठीक है? आज के डेट में आईपीओ जो सब लॉन्च होता है, बहुत ही मतलब प्रोसेस बहुत ही हार्ड कर दिया है सेबी, जिसके कारण कोई भी लुका छिपी करके, कि चीटिंगबाजी करके हम यहां से पब्लिक के पास से पैसा लेके निकल लेंगे, वो करना बहुत ही टफ हो गया है। फिर भी होता है, क्योंकि एक सिंपली क्या है कि जब कानून है तो कानून को तोड़ने का भी कानून है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी आज के डेट में है जो कि करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप जब अवेयर रहिएगा, मार्केट के बारे में आपके पास जानकारी रहेगा, तो इस तरह का कंपनीज में कोई भी अगर आपको बोलेगा, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। बहुत समय आप लोगों को देखिएगा मैसेज आता होगा, नॉर्मल मैसेज में, व्हाट्सएप में, कि ये कंपनी है, ये कंपनी का 5000 क्वांटिटी खरीद लो, ये 10 दिन के भीतर अभी 60 पैसा में है, 1 रुपया में, 1 रुपया से 10 रुपया चल जाएगा। तो वो सब कभी नहीं करना है, वो पैसा डुबाने का स्कीम सब है। ठीक है? और उस चीज को सेबी आपका रेगुलेट करता है आज के डेट में। क्लियर है यहां तक? इसको और हम लोग जब आगे सेशंस करेंगे तो और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कैसे वर्क करता है। और ये जो मैंने कुछ देर पहले भी आप लोगों को बताया, मार्केट जो वर्क होता है, मार्केट को जब एक्सेस जो कीजिएगा, तो ब्रोकर के थ्रू से करना है। और ब्रोकर का जो पार्ट है, डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों के बारे में बताया। और एक आपका रहेगा सेविंग अकाउंट, जो कि आपका बैंक के थ्रू से आपका लिंक रहता है आपका डिमेट में। बैंक के थ्रू से पैसा आप डिमेट में डाल पाइएगा, और बैंक डिमेट से जब आप विड्रॉल मारिएगा, तो वो पैसा आपके बैंक में ही जाएगा।
तो यहां पे क्या है, आज के डेट में ये सिक्योरिटी इतना कर दिया है कि आपका डिमेट से पैसा कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। और ये सिंपल जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए, जब भी आप कोई ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो एक्सचेंज में जाता है, वहां पे मैचिंग ऑर्डर को वो देखता है कि अगर आप बाई के लिए ऑर्डर लगाए हैं तो वहां पे सेल का ऑर्डर एक्सचेंज वहां पे देखता है कि सेल कौन करना चाह रहा है। तो जो सेल करना चाहता है उसके साथ आपका मैचिंग करा दिया। एक्सचेंज का ये काम है, जिसके एवज में वो आपके पास से क्या लेता है, चार्जेस लेता है। ब्रोकर ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया, उसके एवज में क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। ठीक है। और ये जो बाई सेल जो होता है, प्राइस का जो ये मोमेंटम होता है, प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी आपका नीचे आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ये जो मूवमेंट जो होता है, ये डिमांड और सप्लाई के वजह से होता है। डिमांड और सप्लाई क्या है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आदमी खरीदने के लिए तत्पर है, इच्छुक है, कोई भी एक शेयर को, कोई भी एक कंपनी के शेयर को, तो उसका शेयर प्राइस क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पब्लिक या पर्सन जो है, वो अगर कोई शेयर को बेचना चाह रहे हैं, तो उस शेयर का प्राइस क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की ओर भागता है। जब सप्लाई बढ़ता है, प्राइस नीचे की ओर आता है। और सेलिंग बहुत ज्यादा होता है, स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाता है। तो हम लोग को ये जानना है, और ये हम लोग जानने वाले हैं, ये जो मास्टरिंग द मार्केट का जो सेशन है इसमें, कि ये डिमांड और सप्लाई को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करें। क्योंकि डिमांड के पास अगर हम लोग खरीदते हैं, बहुत जल्दी हमको प्रॉफिट होने का चांस होता है। सप्लाई के पास खरीद लेंगे, लॉस होने का चांस रहेगा। सप्लाई के पास हमको क्या करना है, बेच के निकल जाना। तो ये जो जोन सब होता है, ये सब डिमांड और सप्लाई क्या होता है, ये जोन्स होते हैं। उसको हम लोग कोई भी प्राइस का, कोई भी कंपनी का कुछ भी प्राइस उसका चल रहा है, 100 रुपया, 200, 500, 1000, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से ये डिमांड एंड सप्लाई जोन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा कि फ्यूचर में हम कोई भी कंपनी का स्टॉक को इस प्राइस में खरीदेंगे या बेचेंगे, इसका डिसीजन हम लोग तैयार कर सकते हैं। और यही हम लोग जो डिमांड एंड सप्लाई का जो थ्योरीज है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स को हम लोग धीरे 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 ये जो सेशन है, ये सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आने वाले जो सेशन होगा, आने वाले सेशन से। ठीक है। तो ये सिंपली है। इसके बाद चलिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। यहां तक आशा करते हैं क्लियर है। तो चलिए आज 1 आवर का हम लोग टाइम लिए। और भी एक पार्ट हम सोचे थे कि इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, बट ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत टॉपिक इसमें है, ये शॉर्ट में कंप्लीट होने का है नहीं। इसको हम लोग कल का जो सेशन है, कल का सेशन में इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और भी इसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स को भी हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का सेशन में हम लोग इतना तक ही रखते हैं। अगर आज का सेशन के ऊपर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग बेझिझक अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अनीश जी हो, अजय जी हो, विश्वनाथ जी हो, करण हो, साह जी हैं, संजय जी हैं। ठीक है। किन्हीं को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। और नहीं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे पॉज करेंगे, और कल फिर 7:30 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे फिर से एक साथ।
और बाकी जो टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको हम लोग कल जानेंगे और उसका डिटेल्स डेप्थ में उसको हम लोग बात करेंगे। और उसका जो बाद का जो सेशन होगा, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस जो है, क्योंकि फंडामेंटल को जानना, टेक्निकल जानने से पहले आपको फंडामेंटल मार्केट का जानना भी काफी जरूरी है। उसको भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में डीप डाइव जो होता है अपना डीप डाइव देंगे। वहां पे सारा चीज, टेक्निकल एनालिसिस का, स्ट्रैटेजीज का, फ्यूचर ऑप्शन का सारा पार्ट हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन? शायद नहीं है। तो चलिए तब आज का सेशन यहीं पे स्थगित करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके सर। कल फिर 7:30 बजे हम लोग सेम टाइम हम लोग जुड़ते हैं तब। ठीक है, चलिए सब अच्छे ओके से सर। रहिए। गुड नाइट। किन्हीं को अगर गुड कोई नाइट। भी क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट कुछ भी रहा तो। ठीक है, ओके सर। चलिए आज के लिए नमस्कार। सब अच्छे से रहिए। गुड गुड नाइट। नाइट।